जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के कंप्लीट बुक के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। दोस्तों, आप सभी का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो बनाने के लिए, तो आज हम पूरे हिस्ट्री बुक से 15 ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ध्यान से और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, हम अंत में बताएंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 का, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, जो कि आप लोग जानते हैं। चूँकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख को कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ा होगा, जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप सभी देख सकते हैं, कंप्लीट ये आंसर है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान रहा था। तो दोस्तों, इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान रहा था। इन्होंने इटली और जर्मनी को भौगोलिक परिधियों से बाहर कर के वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत को जन्म दिया। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं, आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। इसमें से बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आगे कह रहा है कि 300 छोटे छोटे राज्यों को केवल 33 राज्यों में परिवर्तित कर दिया तथा 1806 ईस्वी में जर्मन राइन संघ की स्थापना की। तो जर्मन राइन संघ की स्थापना कब हुई, तो 1806 ईस्वी में। तो इतना आप लोग लिख देंगे तो आपको यहाँ से 2 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि मार्क्सवाद के आदर्श को लिखें। ये आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मार्क्सवाद के आदर्श को लिखें। तो आप लोग आंसर क्या लिखिएगा कि मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना तथा समाज में फैले हुए बुराइयों को हटाना। हम सभी के समाज में हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये जो है कि मार्क्सवाद के आदर्श की परिभाषा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवाद क्या है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यह एक प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था होती है, ठीक है, जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है। यानी यह एक प्रकार की ऐसी राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था होती है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति, यानी खुद की लाभ और खुद की संपत्ति के बारे में सोचता है, पूंजीवाद कहलाता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी उत्पादन होगा उसके साधन पे सरकार का अधिकार नहीं होगा, बल्कि कोई निजी संस्था का अधिकार होता है। यानी कोई निजी संस्था जो है इसको चलाती है, उसका ही अधिकार होता है। तो ये है पूंजीवाद का डिफिनीशन। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा तो आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल जाएगा। या फिर अगर पूंजीवाद क्या है और इसमें कोई क्वेश्चन जोड़ देगा, पूंजीवाद और औद्योगिकरण में अंतर स्पष्ट करे, ऐसे कुछ जोड़ देगा, तो आप लोग यहाँ से पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। आइए हम उसके अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि उपनिवेशवाद क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा, जब कोई शक्तिशाली एवं उन्नत देश किसी कमजोर देश के ऊपर अपना शासन और नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसे हम लोग उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उपनिवेश के नाम से जानते हैं। आगे कहा गया है दोस्तों, और उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसमें तानाशाही शासन होता है जो संस्कृति और आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों पर जमकर शोषण करते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका उपनिवेशवाद का डिफिनेशन हो गया। उपनिवेश भी पूछा जाएगा तो आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। उपनिवेशवाद पूछेगा तो आप यहाँ तक लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप 5 नंबर में भी आसानी से लिख सकते हैं, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन 5 नंबर में नहीं पूछा जाता है, 2 नंबर में ही पूछा जाता है। कह रहा है कि लेनिन कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लेनिन बोल्शेविक दलों का सबसे बड़ा नेता था। बचपन से ही लेनिन का झुकाव साम्यवाद की तरफ था। यह जारशाही के विरुद्ध थे, जिसका सबसे बड़ा कारण था इसके बड़े भाई की एक जार के हत्या के इल्ज़ाम में गोली मारकर हत्या कर देना। 1905 के क्रांति में भी लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन खूनी रविवार के घटना के बाद यह भागकर स्विट्जरलैंड चले गए। कहाँ चले गए? स्विट्जरलैंड। और खूनी रविवार कब हुआ था, हम आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए हैं। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि खूनी रविवार जो हुआ था वो कब हुआ था। तो कहाँ चले गए दोस्तों? यह स्विट्जरलैंड चले गए और निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन पुनः 1917 में वह वापस लौटकर केरेंस्की की सरकार को हराया और खुद गरीबों का मसीहा बन गया और ट्रोट्स्की जो था, ट्रोट्स्की को अपना युद्ध मंत्री बनाया और ट्रोट्स्की के नेतृत्व में लाल सेना का गठन किया। तो ये यहाँ पे पूछा जाएगा लेनिन कौन था, तो ये आप लोग डिफिनेशन दे दीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांति के पहले रूस की किसानों की स्थिति कैसी थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रांति के पहले रूस की किसानों की स्थिति दयनीय थी, क्योंकि वे अपने खेतों में पुराने तकनीक से खेती किया करते थे, जिससे फल का पैदावार बहुत कम होता था। साथ ही शासक के द्वारा किसानों पर टैक्स लगा दिया गया। यह जो है यह क्रांति के पहले रूस की किसानों की स्थिति से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसका आंसर ऐसे दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल थीसिस क्या है। तो दोस्तों अप्रैल थीसिस जो है इसका गठन 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य केरेंस्की की सरकार को गिराने के लिए लेनिन पेट्रोग्राद शहर पहुंचता है और अपना जोरदार भाषण देकर जनता को आकर्षित कर लिया और नारा दिया कि तुम्हें क्या चाहिए, भूमि, शांति, रोटी चाहिए कि युद्ध और भूखमरी चाहिए, ऐसा उसने कहा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आइए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वैसा युद्ध जिससे किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाए, केवल बातों बात का हो, यानी ऐसा जो युद्ध है जिसमें किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न किया जाए, सिर्फ बातों से ही मतलब ऐसा युद्ध किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। इसे वाक्य युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि क्या थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यह संधि जो थी जर्मनी और रूस के बीच हुई थी, जिसका गठन 1918 ईस्वी में लेनिन ने किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? शांति स्थापित करना, अर्थव्यवस्था में सुधार करना और सेनाओं के राहत में सुधार करना। इसका मुख्य उद्देश्य यह था। तो हमें उम्मीद है कि ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह काफ़ी ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कह रहा है कि 9 जनवरी 1905 को जार सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई और यह घटना दिन रविवार को घटा था।
जिसके कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है। ठीक है, इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए आप लोग? इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग भी इसे भी बना दीजिएगा, हमें उम्मीद है। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, हम लोग बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग उसे याद कर लीजिएगा बढ़िया से। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें। दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। कह रहा है कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो यह यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो पेशे से क्या थे? वकील थे। इन्होंने 1824 ईस्वी में आगे चलकर ईसाई धर्म को अपनाया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा वोन एवं वर्लिन विश्वविद्यालय में 1836 ईस्वी में हुआ। यह बचपन से ही मेधावी छात्र थे। मेधावी छात्र का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे काफ़ी तेज छात्र थे। इन्होंने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी के साथ विवाह किया, यानी कोई बचपन का मित्र थी जिसका नाम था जेनी, इनके साथ इनका विवाह हुआ। और 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से मुलाकात हुई और इनके विचार से प्रभावित हुए और गरीबों की समस्या पर विचार किए। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स ने नारा लगाया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, साथ ही पूंजीवाद का घोर विरोध किया, जो कि पूंजीवाद लोग गरीबों को जमकर शोषण कर रहे थे। पूंजीवाद लोग जो थे वह गरीबों का जमकर शोषण कर रहे थे। आगे है इसी क्वेश्चन का आंसर। इनकी प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल है। काफ़ी ज़्यादा पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? दास कैपिटल। इन्होंने पुस्तक लिखा था जो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का मौत जो हुआ 1883 ईस्वी में लंदन में हुआ था। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। यदि आपसे 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछेगा तो आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रूस के क्रांति 1917 के मुख्य कारण को लिखें। तो दोस्तों यह 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, लेकिन 5 मार्क्स में ज़्यादा उम्मीद है पूछने के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर कह रहा है हमारा कि रूस के क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला क्या था? जार का निरंकुश शासन। तो इसका जो डिफिनेशन है यहाँ पे, रूस के क्रांति का यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिसमें रोमनोव राजवंश का जार अपने इच्छा के अनुसार काम करता था। यह एक अयोग्य शासक था जिसे जनता की सुख दुख का कोई चिंता नहीं थी। वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। दूसरा कारण क्या था दोस्तों? यहाँ रूस की क्रांति का दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण था दोस्तों यहाँ पे रूसीकरण की नीति। तो रूसीकरण की नीति में क्या हुआ? तो रूस में अनेक प्रकार की जातियाँ पाई जाती थी, जैसे यहूदी हो गया, जर्मन हो गया, फिन, पोल, स्लाव इत्यादि जातियाँ। ये लोग अलग अलग भाषा बोलते थे एवं इनका रस्म रिवाज भी अलग अलग था। इन सभी जातियों पर शासक ने अत्याचार किया और जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी रूसीकरण की नीति से काफ़ी परेशान था। कहा कि एक जार, एक भाषा, एक रूस, एक धार्मिक नीति को अपनाओ, जिसका विरोध जनता ने किया। तीसरा जो कारण था दोस्तों, राजनीतिक दलों का उदय। राजनीतिक दलों का उदय में क्या था? 1883 ईस्वी में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसमें बहुत सारे वैसे लोग जुड़ गए थे जो जार के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, लेकिन बाद में 1903 में कुछ दिनों के बाद यह पार्टी टूट गई थी और यह 2 हिस्सों में बट गया, जिसमें से पहला था मेसेविकों की पार्टी, अमीरों की पार्टी, जिसे हम लोग जिसे कहा गया अमीरों की पार्टी को क्या नाम दिया गया? मेसेविको।
और दूसरा था बोल्शेविकों की पार्टी, जिसे गरीबों की पार्टी कहा गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। रूस की क्रांति के मुख्य कारण 3 पार्ट में आप लोग लिख लीजिएगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हो ची मिन्ह का संक्षिप्त वर्णन करें। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। उत्तर हो जाएगा इसका, हो ची मिन्ह का जन्म 1890 ईस्वी में मध्य वियतनाम के क्षेत्र में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम डिवेन सिन्हा-कुंग था। इन्हें अंकल हो भी कहा जाता है। ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फ्रांसीसी स्कूल से हुआ था। 1910 ईस्वी में शैक्षणिक विभाग में भाग लिया, किंतु घर की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण कुछ वर्षों तक बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया। साथ ही जहाज चलाने का नौकरी भी किया। आगे है दोस्तों, ये अच्छा शिक्षण ग्रहण करने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को गए और वहाँ कुछ साम्यवादी नेताओं से इनका मुलाकात हुआ और इन्होंने 1917 में साम्यवादी गुट का गठन किया। इससे प्रभावित होकर 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी वियतनामी दल का गठन किया। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आगे कि और तमाम जनता को जागरूक किया और साथ ही साथ 1930 में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। बाद में इस पार्टी का नाम बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किया गया और इस प्रकार वियतनाम 1945 ईस्वी में फ्रांस से मुक्त हो गया। इनके काल में आर्थिक विकास चरम सीमा पर हुई और अंत में हो ची मिन्ह की मौत 1969 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद विकास के कारणों का वर्णन करें। यह भी आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास की भावना 20वीं शताब्दी से झलक दिखाई देने लगा। इसके कई प्रमुख कारण हैं। कौन कौन सा कारण है दोस्तों? पहला कारण है औपनिवेशिक शोषण। इसमें है फ्रांसीसी सरकार द्वारा हिंद चीन का जमकर शोषण किया जा रहा था। इस बात से राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। इसमें संस्था और छात्रों का आंदोलन सक्रिय रहा। दूसरा है दोस्तों औपनिवेशिक धार्मिक नीति। यह दूसरा कारण था। इसमें है फ्रांसीसी हिंद चीन के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते थे, जिसका केंद्र बिंदु ईसाई धर्म को अपनाना था। अतः इस धर्म से जनता में असंतोष फैल गई और अपनी राष्ट्र भावना का विकास किया। आगे का कारण है दोस्तों तीसरा कारण विश्व घटना का प्रभाव। इसमें क्या है तो विश्व की कई प्रमुख घटना ने राष्ट्रवाद के विकास में सहायक साबित हुआ। जैसे 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध हुआ था, जिससे रूस की बुरी तरह हार हो गई। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुआ था, जिसके नेता डॉक्टर सन यात सेन थे। उसके बाद 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध, 1929 में आर्थिक संकट तथा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध। इन सभी घटनाओं से प्रेरणा लेकर हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास किया और अंततः 1945 में वियतनाम आज़ाद हो गया। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा ये हिंद चीन में राष्ट्रवाद विकास के कारणों का वर्णन। तो दोस्तों यहीं 15 जो थे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें से कुछ आपके 2 मार्क्स वाले थे और कुछ 5 मार्क्स वाले थे, जो कि आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट के कंप्लीट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन से थे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और ऐसे और सब्जेक्ट की वीडियो के लिए जैसे ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी की वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और दोस्तों यदि आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। PDF वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है, किसी भी प्रकार का PDF आपको वहीं पे मिलेगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।